जब से वो लौटी थी चुप सी हो गई थी, अंदर ही अंदर एक कश्मकश में मुब्तला हो गई थी। अपने कमरे में बैठे सर घुटनों पर टिकाए वो अपनी एंगेजमेंट रिंग देख रही थी। आंखों के आगे बार बार राणा साहब का गजबनाक चेहरा आ जाता और दिल धड़क कर रह जाता। क्या वो अच्छे इंसान हैं या मैं अब तक उनकी हकीकत नहीं समझ पाई। किरण गैर मरई नुक्ते को घूरती गहरी सोच में पड़ गई थी। इतनी बेरहमी से उस लड़के को दबोचे रखना, अगर उसे वाकई कुछ हो जाता तो। उसका दिल राणा साहब की तरफ से मुतमईन नहीं हो रहा था। शायद ये मेरा वहम है। उन्होंने उस लड़के को मुझे ताड़ने पर जकड़ा हुआ था। इतने मजबूत हैं वो, मेरी कितनी परवाह है उन्हें, वो खुद को दिलासा देते हुए सोच रही थी। लेकिन अगर मेरे सामने मेरे होने वाले शोहर के हाथों वो लड़का मर जाता तो राणा साहब कातिल, एक मुजरिम। वो इससे आगे सोच ही ना सकी। उसकी सांसें बेतरतीब होने लगी। उफ, ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। उसने सर पकड़ लिया। बेयकीनी, बेचैनी, बेसकूनी, हर तरफ से इस तराब ने जकड़ लिया था उसे। वो दबे कदमों चची के कमरे में दाखिल हुई। चची अपने बेड पर नीम दराज बैठी टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रही थी। आओ किरण, कैसी रही तुम्हारी डेट? चची ने शरारती अंदाज में अबरू उचका कर पूछा। किरण पुजमुर्दा चेहरा बनाए उनके पहलू में आन बैठी। चची, मुझे राणा साहब से शादी नहीं करनी, अब तो रोहान और नूर। उसने चची के तबसरे को नज़रअंदाज करके अपना नज़रिया बयान करने की कोशिश की। चची उसकी बात पर चौंक गई। टीवी बंद करके सीधी हो बैठी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? पता भी है क्या कह रही हो तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? राणा साहब को पता चला तो जान से मार देंगे, तुम्हें भी और फिर मुझे भी। चची ने उसकी बात काटते हुए गुस्सीली आवाज़ में कहा। लेकिन चची, मैं उनके साथ नहीं रह सकती। आज मुझसे 5 मिनट भी उनके साथ बैठा नहीं जा रहा था, तो ज़िंदगी भर मैं कैसे रहूँगी उनके साथ? किरण ने अपना खदशा जाहिर किया। अरे वो तो हर वक्त तुमसे थोड़ी चिपके रहेंगे। उनको बिजनेस भी देखना होता है, ऑफिस जाना होता है, सफ़र पर जाना होता है। बेकार में तुम अपना फालतू का दिमाग मत चलाओ। चची ने तने हुए आसाब से उसे झड़का। लेकिन चची, अब तो रूहान और नूर की एंगेजमेंट हो चुकी है तो, उसने मिन्नत समाजत करते हुए कहा। लेकिन चची ने फिर उसकी बात काट दी। पर तुम खुद देख चुकी हो रूहान अपने राणा भाई का कितना फर्माबरदार है। वो एक सेकंड नहीं सोचेगा एंगेजमेंट तोड़ने में। तुम्हारी राणा साहब से ही शादी होगी। ये रिश्ता तोड़ने का तुम सोचना भी मत। हमारे ख़ानदान में एक मर्तबा लड़की का रिश्ता हो जाए ना, तो फिर आखिरी सांस तक उसी की रहती है वो। चची ने उसे डांट लगाई। वो अपनी वजाहत देना चाहती थी, पर चची ने हाथ उठाकर उसे चुप करवा दिया। जाकर अपनी औकात पर आ जाती हो। तुम्हारी माँ का खून है ना तुम में भी। वही हरकतें करोगी जो तुम्हारी माँ ने जमील भाई से शादी करते हुए की थी। अपने बचपन का रिश्ता तोड़कर तुम्हारे बाप से शादी कर ली। चची ने मुंह बनाते हुए बात उसके वालिदैन तक ला खड़ी की, जिसके आगे किरण कुछ ना बोल सकी। ना वो कल इस बारे में कुछ बात कर सकती थी और ना आज। चची हमेशा बहस में उसकी माँ के किरदार और बाप की शख्सियत पर कीचड़ उछालने को हर वक्त तैयार रहती थी, और किरण को चुप होना ही पड़ता था। चुपचाप चची के ताने सुनने पड़ते। इज्जत की ज़िंदगी रास नहीं है तुम्हें। यहाँ मैं इज्जत से तुम्हें रुखसत करवाना चाहती हूँ, और तुम मुझे ही रुसवा करने पर तुली हो। अपनी ना सही, मेरी इज्जत का ही सोच लेती। सब मेरी ही परवरिश पर सवाल उठाएंगे ना। किरण लब काटते अपने जज्बात दिल में दफनाती वहाँ से उठ खड़ी हुई। राना मुबशिर उस रात अपने घर आकर भी बहुत तैश में थे। उन्होंने सर्द मोहरी से कोट उतार कर एक तरफ उछाला और टाई दूसरी तरफ। गुस्सा इस बात का नहीं था कि उसने बेवजह उस लड़के को झड़प करके बात को बढ़ा दिया था, बल्कि गम इस बात का था कि वो किरण के सामने आपे से बाहर हो गए थे। उन्होंने किरण को अपने आप से खौफजदा कर दिया था, और ये बात राना मुबशिर को खाए जा रही थी। अगली सुबह उन्होंने सबसे पहले किरण को कॉल मिलाई थी, लेकिन उसने नहीं उठाई। खुद को नॉर्मल करते हुए तहम्मुल से काम ले रहे थे वो ऑफिस जाने को तैयार होने के बाद फिर से कॉल मिलाने लगे। अब की बार 2 रिंग जाने पर फ़ोन उठा लिया गया। पहले भी कॉल की, लेकिन तुमने फ़ोन नहीं उठाया। राना साहब ने सलाम दुआ करते ही अपना शिकवा जाहिर किया। जी, मैं किचन में थी और मोबाइल कमरे में, तो सुना नहीं। किरण ने कमरे में चक्कर काटते हुए मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया। कुछ भी हो जाए, फ़ोन अपने पास रखा करो।
और मेरी एक ही कॉल पर तुम्हारा जवाब मौसूल हो जाना चाहिए, राना साहब ने उंगली उठाकर सख्ती से तंबीह करते हुए कहा। वो उस वक्त लाउंज की सीढ़ियों पर खड़े थे, आंखों पर ग्लासेस लगाए, नफासत से ऑफिस जाने के लिए तैयार थे। सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। उसने बेदिली से माजरत की और फ़ोन बंद करके अपने बेड पर लेट गई। उसका यूनिवर्सिटी जाने को भी दिल नहीं कर रहा था। राना साहब से उसका दिल उचाट हो गया था। वो बस अकेले रहना चाहती थी। राना साहब को एक हफ्ते के लिए बिजनेस के सिलसिले में तुर्की जाना पड़ा था। उनकी किरण से 2 से 3 बार बात हो जाती थी। दिन गुजरने के साथ साथ किरण की तलखी भी मिट गई थी। शादी के दिन सर पर थे, इसलिए इधर निगार बेगम के घर तैयारियां जोरों शोर से चल रही थी। नूर रोज किरण को साथ लेकर शॉपिंग पर जाने की जिद करती, लेकिन वो मना कर देती। नूर, मैंने क्या करना है जाकर? वैसे भी जो तुम मेरे लिए पसंद करोगी मैं वही ही लूंगी ना, तो तुम खुद ही लेती आना। उसने जेली खुशी जाहिर करते हुए बहाना बनाया। शादी का अलग ही खुशगवार एहसास होता है, लेकिन किरण चाह कर भी खुश नहीं हो पा रही थी। बचपन से उदासी बर्दाश्त करते करते अब जैसे उसकी खुश होने वाली हिस्स खत्म ही हो चुकी थी। उनकी शादी में शरीक होने उनके दुधियाल की तरफ से और निगार बेगम के मैके की तरफ से कुछ रिश्तेदार भी पहुंचने वाले थे। किरण दिन भर इसी मसरूफियात में लगी रही। राना साहब की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए वो फ़ोन हर वक्त अपने पास रखती और जैसे ही उनकी कॉल आती वो फ़ौरन से उठा लेती। मेहमान आप पहुंचे तो घर में रौनक लग गई। किरण के काम भी अब बाकी की कजन्स कर लेती और उसे दुल्हन हो कहकर बिठा दिया जाता। इस आओ भगत और मौज मस्तियों में किरण का दिल बहलने लगा था। वो पिछले चंद दिनों में राना साहब के बारे में वहमो गुमान करना भूल गई थी। रोहान भी मामूजात के साथ घूमने फिरने और पार्टीज करने में लगा रहा। राना साहब के आने वाले वीकेंड पर वापसी मुतवक्को थी। हफ्ते की रात को राना साहब वापस आ चुके थे और शादी की मुनासबत से अगले 2 हफ्तों तक ऑफिस के कारकुनों को काम समझाकर खुद छुट्टी ले ली थी। मायों, मेहंदी, ढोल की सारी तकरीब अपने ज़ोरों शोर से कटती गई। रोहान और उसके अहबाब ने सब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जबकि राना साहब सिर्फ बारात के दिन ही आए थे। वो उस वक्त सुर्ख रंग का शरारा पहने सजी संवरी स्टेज पर बैठी थी। नूर भी मैरून कलर के लहंगे में मलबूस दुल्हन बनी थी। दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर हसीन लग रही थी। किरण ने आज भी अपना पोशाक और मेकअप हल्का ही रखा था। इसके बावजूद उसका मुनव्वर चेहरा सबको अपनी जानिब राग़िब कर रहा था। हादी काजी साहब के हमरा स्टेज तक आया और निकाह की रस्म करवाई जाने लगी। नूर ने खुशी खुशी काजी साहब को रजामंदी सुनाई और पेपर साइन करने लगी। किरण का दिल भर आया था। उसे अपने वालदैन और अंस चाचू की बेहद कमी महसूस हो रही थी। गीली सांस अंदर खींचकर उसने आंसू झपकाए और लरसते हाथों से तेजी से साइन किए। निकाह हो गया तो सबने एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद दी एक दूसरे को। राना साहब और रोहान गोल्डन कलर की शेरवानी पहने, महंगी घड़ी और जूते जेबतन किए हुए स्टेज पर आए और अपनी अपनी दुल्हन के साथ बैठ गए। हॉल में मौजूद मेहमान उन दोनों जोड़ों को देखकर मसरूर हो रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें किरण और राना मुबश्शिर के जोड़े पर ही मरकूज थी। कुछ चैमिगोइयां भी होती रहीं। शादी अच्छे से निबट जाने के बाद नूर और रोहान को हॉल से ही एयरपोर्ट के लिए निकलना था। उन्हें हनीमून के लिए वर्ल्ड टूर पर जाना था। उनके जाने तक राना साहब और किरण वहीं रहे। फिर उनको रुखसत करके राना साहब अपनी दुल्हन को लिए घर की जानिब रवाना हो गए। घर पहुंचे तो किरण की सोच के बरक्स घर खाली मिला। जो उनके 2-3 बराए नाम कज़न आए थे उन्हें राना साहब ने गेस्ट हाउस में ठहराया था। आज बॉडी मैन का ड्यूटी टाइम खत्म हो चुका था तो वो अपने घर जा चुका। ड्राइवर ने उन्हें घर तक ड्राइव किया। दरवाज़ा खोलकर पहले राना साहब उतरे और फिर किरण की तरफ का दरवाज़ा खोलकर हाथ आगे बढ़ाया। किरण ने उस बुलंदो बाला बंगले को देखते हुए उनका हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से शरारा संभालती कार से उतरी। इसी तरह हाथ थामे वो उनके साथ घर में दाखिल हुई। चारों सिमत घर को देखती वो हैरत में थी। घर बिल्कुल साफ था। हर चीज़ नफासत से अपनी जगह पर रखी थी, जैसे उस घर में कोई रहता ही ना हो। लाउंज से गुजरते हुए वो राना साहब के साथ सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। फिजा की खामोशी में सिर्फ उसकी हील की टक टक की आवाज़ से खलल पड़ रहा था। ऊपर एरिए में पहला कमरा राना साहब का था। राना साहब आगे आए और कमरे की लाइट्स रोशन की। कमरा किरण की सोच से काफ़ी बड़ा था। जगह जगह
تازہ پھولوں کے گلدستے رکھ کر اسے سجایا گیا تھا۔ کمرے کے ماحول کو تازہ پھولوں کی خوشبو اور زیادہ معطر کر رہی تھی۔ ویلکم مائی لیڈی، رانا صاحب نے ہاتھ پھیلا کر کمرے کے اندر اشارہ کیا اور اسے اندر آنے کی دعوت دی۔ کرن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ پہلوؤں سے شرارہ اٹھائے قدم قدم چلتی اندر آئی۔ رانا صاحب نے دروازہ بند کیا اور پیچھے سے کرن کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ کیسا لگا اپنا گھر اور اپنا کمرہ؟ رانا صاحب نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کے سے انداز میں پوچھا۔ بہت اچھا، کرن نے بنا مڑے ہلکی آواز میں کہا۔ اسے رانا صاحب کے اپنے اتنے قریب ہونے پر بے چینی ہو رہی تھی۔ اس کا ہارٹ ایک بیٹ مس کر گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ اپنا گھر، اپنا کمرہ، کرن کو سن کر بہت اچھا لگا۔ انہیں رانا صاحب کے اس انداز پر بہت پیار آیا۔ کچھ دن پہلے کا ان کا رویہ اس کے ذہن سے پوری طرح محو ہو گیا۔ رانا صاحب نے اس کے آگے کی طرف قدم بڑھائے، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائے اور ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ کرن کنفیوز ہو رہی تھی۔ رانا صاحب نے سائیڈ ٹیبل کی دراز سے ایک نیکلس نکالا اور اس کو پیش کیا۔ نیکلس دیکھ کر کرن کی آنکھیں چمک گئیں۔ اس نے جھکی نظروں سے جیولری کا ڈبہ لیا اور سائیڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ تھینک یو، اس نے بلش کرتے ہوئے کہا۔ رانا صاحب اس کے قریب کھسکے، لیکن کرن کا شرارہ اتنا بھاری اور بڑا تھا کہ خود رانا صاحب کو اس سے الجھن ہونے لگی۔ تم ایک کام کرو، پہلے جا کر چینج کر لو اور کمفرٹیبل ہو جاؤ۔ رانا صاحب اس کے قریب سے اٹھے اور ڈریسنگ روم کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ کرن ڈریسنگ روم میں جھانک کر دیکھنے لگی۔ وہاں پہلے سے ہی اس کا بیگ موجود تھا۔ شرارہ پہلوؤں سے اٹھاتے ہوئے وہ بیڈ سے اتری اور چینج کرنے چلی گئی۔ کپڑے تبدیل کر کے اس نے سادہ کرتا پاجامہ پہنا اور گلا دوپٹے میں ڈالا اور دوپٹہ گلے میں ڈالا۔ میک اپ اور جیولری اتار کر ہچکچاتی ہوئی وہ باہر آئی۔ جب وہ ڈریسنگ روم سے باہر آئی تب تک رانا صاحب بھی چینج کر چکے تھے۔ شب خوابی کے شرٹ اور ٹراؤزر پہنے وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہاتھوں پر کریم لگا رہے تھے، جبکہ شیشے میں کرن کا عکس دکھائی دیا۔ وہ پیچھے مڑے اور دلکش نظریں کرن پر جمائے، سرتا پیر اسے دیکھتے ہوئے اس کے قریب آئے۔ وہ سر جھکائے اپنی جگہ کھڑی منجمد رہ گئی۔ 2 ہفتوں کے دوران کرن نے کافی حد تک رانا صاحب کے مطابق رہن سہن سیکھ لیا تھا۔ وہ ٹیبل پر نفاست سے بیٹھتی، کھانا کھانتے اور چھری سے شروع کرتی اور اچھے سے چبا لینے کے بعد ہی دوسرا ٹکڑا منہ میں ڈالتی اور پھر سیدھی ہو کر بیٹھ جاتی۔ اس نے نیوز اور ڈراموں میں بزنس مین کی بیویوں کے چال ڈھال بھی دیکھے اور ٹی وی لگا کر ساتھ ساتھ ویسے شان سے چلنے کی پریکٹس کرتی رہتی، بات کرتے ہوئے آئی براؤ، ہاتھ لہرانا اور ہنسنا، زیادہ تر انگلش کے الفاظ بولنا۔ اس نے یہ سب شروع کر دیا تھا۔ رانا صاحب نے آفس جانا شروع کر دیا اور ان کی ہدایت کے مطابق جب وہ گھر لوٹتے، کرن ان کو سجی سنوری، دل دہلا دینے والی اداؤں کے ساتھ ملتی۔ انہیں کرن کی یہ تبدیلیاں پسند آ رہی تھیں۔ وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے، اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس کے لیے الگ الگ روز تحائف لاتے، کبھی کوئی قیمتی تحفہ تو کبھی پرفیوم یا چاکلیٹ یا کبھی پھول، اور اگر کچھ نہ لاتے تو اسے خود سے لگا کر اس کے پاس گزار ہوتے، کبھی پیانو پر کوئی گیت بجا کر اسے کرن کی نظر کرتے اور ان کے سامنے بیٹھی وہ گیت سے لطف اندوز ہوتی رہتی۔ ان کے لیے تالیاں بجا کر وہ ان کو سراہتی اور رانا صاحب سر کو خم دیتے ہوئے اس کی تعریف بٹورتے تھے۔ کرن کے لیے یہی بہت ہوتا اور وہ اسی میں خوش ہو جاتی کہ وہ اپنے مجازی خدا کی آرزوؤں پر پورا اتر رہی ہے، وہ ان کی فرما بردار ہے اور ان کو خوش کرنے کی کوشش میں کامیاب بھی ہو رہی ہے۔ اس کی پھیکی زندگی کے رنگ واپس چڑھنے لگے تھے۔ رانا صاحب کے لیے بنی بدگمانیاں جھٹک کر وہ مطمئن ہونے لگی تھی۔ نور سے بھی اس کی اکثر بات ہو جایا کرتی تھی۔ جب نور اسے کال کرتی، اس کے فون پر ابھی بھی صرف انکمنگ کال کی سہولت تھی اور گھر کے ٹیلی فون پہ صرف رانا صاحب کا موبائل نمبر درج تھا۔ ان کے علاوہ کہیں اور فون نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کرن نے کبھی اس چیز کی شکایت نہیں کی کیونکہ اسے نور کے علاوہ کسی سے بھی رابطہ کرنے میں دلچسپی بھی نہیں تھی۔ نہ اس کی کوئی اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں کوئی ایسی خاص فرینڈ تھی جس سے وہ رابطہ کرنا چاہتی۔ نگار چچی بھی اکثر اس سے ملنے گھر آ جایا کرتی اور اس کی عالی شان زندگی دیکھ کر حسد کرنے لگتی۔ نور جیسے ہی آئے گی میں اس سے کہہ کر روحان کا حصہ الگ کروا لوں گی۔ نگار بیگم رانا صاحب کے بنگلے میں نظر گردانتی سوچتی رہتی۔ کرن کے لیے تو رانا صاحب اور ان کا گھر ہی اس کی نئی دنیا بن گیا تھا۔
रोहान और नूर तो जैसे वहीं के हो गए थे। 2 महीने हो गए, लौटने का नाम नहीं ले रहे थे। 7 या 8 ममालिक से ज़्यादा की वो सैर कर चुके थे। किसी में सर्दी होती तो किसी में गर्मी, कहीं बर्फबारी होती तो कहीं तपती धूप। नूर रोज़ाना कॉल करके किरण को अपने सैर सपाटों के किस्से सुनाती और वो कॉल ही पर मसरूर होती। राना साहब से किए वादे के मुताबिक वो हफ्ते में 1 दिन खाना बनाती। उस वक्त शुमाइला दरवाजे के सिरे पर ही खड़ी रहती और किरण तसल्ली से काम निपटाती। जैसे उसके जाने से पहले किचन होता, वो वैसे ही सारा खुद साफ करके निकलती। पिछले 2 माह से इसी 4 दीवारी में रही थी वो। सिर्फ एक दिन वो घर के अंदर ही कमरा ब कमरा गई और घर का अच्छे से मुआयना लिया। ये कमरा किसका है? उसने मुलाजमा को आवाज़ देकर पूछा। मैडम, ये सर की पहली बीवी का कमरा था, उसने झिझकते हुए जवाब दिया। ओह, बेला जी का कमरा। उसने दिल में सोचा और हाथ बढ़ाकर नॉब घुमाया, लेकिन कमरा लॉक मिला। ये कमरा बंद क्यों है? उसने तजस्सुस से मुलाजमा को पुकारा। ये कमरा हमेशा लॉक रहता है, चाबी साहब के पास होती है, वो अपनी निगरानी में साफ करवाते हैं फिर वापस लॉक कर देते हैं, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं, उसने मुतज़ब्ज़ब होकर कहा। किरण ने ताज्जुब से उसे देखा और आगे बढ़ गई। उस रात उसे बेला के बारे में जानने का बहुत तजस्सुस हो रहा था। राना साहब, आपकी बेला से लव मैरिज हुई थी? सोते हुए उसने नरमी से मौके की नज़ाकत को समझते हुए उन्हें मुखातिब किया। राना साहब आंखें मूंदे लेटे हुए थे। बेला का नाम सुनकर एक झटके से आंखें खोल दी और तने तासुरात से किरण की जानिब देखा। तुम्हें कैसे पता चला बेला के बारे में? उन्होंने धड़कते दिल से पूछा। किरण उनके तने अबरू देखकर सहम गई और सीधी होकर बैठ गई। वो एक दफ़ा रोहान ने चची के घर पर जिक्र किया था कि आपकी फर्स्ट वाइफ बेला शम्स थी, वो एक हादसे में इंतकाल कर गई और आज बेला का कमरा लॉक मिला तो तजस्सुस हुआ कि आप ही से पूछ लूं। उसने लब काटते हुए तेज़ी से वजाहत पेश की। उसे अपने पूछने पर ही अफसोस हो रहा था। उसे एहसास हुआ कि बेला के बारे में पूछकर उसने राना साहब का दिल दुखा दिया था। राना साहब उठकर बैठ गए और संजीदगी से रुख किरण की तरफ किया। रोहान ने जितना बताया है तुम्हारे लिए उतनी मालूमात ही काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा बेला के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। और रही बात उस कमरे की, तो आइंदा उस कमरे की जानिब देखना भी मत, खोलकर अंदर जाना तो बहुत दूर की बात है। आई समझ? उन्होंने तंबीह करते हुए कहा। किरण ने अफसुर्दगी से सर झुका दिया और असबात में हिलाया। राना साहब की नींद आंखों से ओझल हो गई। वो दराज में से सिगरेट और लाइटर उठाते हुए उठ खड़े हुए, बालकनी में जाकर सिगरेट नोशी करने लगे। उन्हें एक बात का इत्मीनान हो गया था कि रोहान ने उसे बेला के बारे में इतना ही बताया है जितना वो खुद जानता है, और रेहान उतना ही जानता था जितना खुद राना साहब ने उसे जानने दिया था। असल हकीकत से तो रोहान भी बेखबर रहा था, लेकिन किरण के सवाल से राना साहब डिस्टर्ब ज़रूर हो गए थे, इसलिए अपने इज़्तिराब को काबू रखने के लिए सिगरेट नोशी का सहारा ले रहे थे। वहीं दूसरी जानिब राना साहब का दिल दुखाने का अफसोस करती किरण उनकी पीठ को तकती रही और दिल ही दिल में खुद को बुरा कहती मायूस हो बैठी। उस दिन वो चैनल बदल बदल कर बोर हो गई थी। मुलाजमा सफाई करने में लगी थी, माली अपने काम में मसरूफ़ थे और गार्ड पहरा देने में। कुकिंग करने में काफ़ी देर थी। वो बेमकसद घर में फिरने लगी। उसकी नज़र बेला के कमरे के उस बंद दरवाजे पर पड़ी तो रुक गई, लेकिन राना साहब की तंबीह याद आई तो आगे बढ़ी। लाउंज के दरवाजे पर आकर वो सर्द आह भरती लॉन में देखने लगी। घर के गेट के बाहर भी वसीओ अरीज सब्ज़ा फैला था और क्यारियों में रंगारंग फूल खिले थे। उनका घर आबादी से कुछ फासले पर था। आसपास कोई हमसाया, कोई इंसान नफ्स नहीं था जिससे गुफ्तगू करके वो अपना दिन गुजारती। आज तो नूर ने भी कॉल नहीं की थी, ना 1 हफ्ते से चची ने चक्कर लगाया था, इसलिए वो बहुत तन्हा महसूस कर रही थी। बाहर सब्ज़ाजार में झांकते हुए गैर इरादी तौर पर उसके कदम गेट की जानिब गामजन हुए और गेट पार करके वो सब्ज़ा की तरफ निकल गई। वो नंगे पांव घास पर चलती क्यारियों में फूलों पर हाथ फेरकर लुत्फ़ अंदोज़ होती, कभी झुककर उनकी खुशबू से मसरूर होती। उसे इतने दिनों बाद खुली फिज़ा में आकर बहुत सुकून मिल रहा था। वो वहीं एक दरख्त से टेक लगाकर बैठ गई और ठोरी पर हाथ रखे आसपास के चहकते परिंदों, ताज़ा हवा से लहराते सब्ज़े को देखने लगी। राना साहब उस दिन अचानक घर आ गए थे जल्दी। घर में दाखिल होते ही ताइश से किरण को सदाएं देने लगे। उनकी आवाज़ सुनकर मुलाजमा हड़बड़ाकर भागते लाउंज में आई।
किरण कहाँ है? उन्होंने कमर पर हाथ रखते हुए गुर्राते हुए पूछा। मुलाजमा रूहानसी सी हुई। उसने घर में नजरें घुमाकर देखा और सर झुका दिया। उसके पास कोई जवाब ना था। राणा साहब उसके जवाब का इंतजार किए बगैर सीढ़ियां फलांगते ऊपर पहुंच गए। दोनों कमरों में जाकर देखा, किरण कहीं नहीं थी। गुस्से से आग बबूला होते वो वापस नीचे आए। किरण राणा साहब के रद्द अमल से बेखबर जेरे लब गीत गुनगुनाते, कुछ फूल तोड़कर उनका गुलदस्ता बनाते हुए खुश मिजाजी से घर वापस आई तो लाउंज में राणा साहब को देखकर सरप्राइज्ड हो गई। राणा साहब आप जल्दी आ। किरण राणा साहब को मुखातिब करते हुए आगे बढ़ी थी कि और अपने हाथों में पकड़ा ताज़ा फूलों का गुलदस्ता मोहब्बत से उनको पेश कर रही थी कि उसकी बात हलक में ही फंस कर रह गई। फूल हाथों से छूटकर फर्श पर बिखर गए। उसकी आंखें जामिद हो गईं और वो करा उठी। राणा साहब सख्त तासुरात से उसकी गर्दन दबोचकर गुस्से से उसे देख रहे थे। कहाँ गई थी तुम? उन्होंने एक एक लफ्ज चबा कर कहा। किरण की आंखें भीग गईं। वो अपने दोनों हाथों से राणा साहब की गिरफ्त हटाने के जतन करने लगी। मुलाजमा सर झुकाए मियाँ बीवी के मामले में ना पड़ने का सोचकर किचन की तरफ भागी। राणा साहब ने एक मर्तबा फिर अपना सवाल दोहराया और इस दफ़ा आवाज़ और ऊंची हो गई थी और गिरफ्त पहले से ज़्यादा सख्त। राणा साहब बाहर बागीचे में गई थी मैं, किरण ने घुटी हुई आवाज़ में कहा और लंबे लंबे सांस लेने लगी। उसे अपना दम घुटता महसूस हो रहा था। राणा साहब के आसाब और तन गए और अंगारा पड़ती नजरें किरण को अंदर तक चुभने लगी। किससे पूछ कर गई थी तुम? उन्होंने गुर्रा कर कहा तो किरण की आंखों से आंसू जारी हो गए। चेहरा सुर्ख पड़ने लगा और हाथ पैर लरसने लगे। वो मुसलसल खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। उसने राणा साहब के रूप में अपनी मौत जांच ली थी। मुझसे पूछे बगैर इस घर की 4 दीवारी से भी नहीं निकल सकती तुम। उनके गजब में रत्ती बराबर भी कमी नहीं आ रही थी। उन्होंने किरण को उसी तरह दबोचे हुए सोफे पर पटका। किरण तेज तेज सांस लेती खांसने लगी। उसे गर्दन पर शदीद तकलीफ हो रही थी, इसलिए सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। दोबारा कभी मुझसे पूछे बगैर कहीं गई तो उसी बागीचे में तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा, सुना तुमने? राणा साहब ने चिल्लाते हुए कहा और लंबे लंबे डग भरते बाहर निकल गए। किरण को अब भी समझ नहीं आई थी कि उसने ऐसा क्या कर दिया था। आखिर सिर्फ बागीचे में ही तो गई थी जो घर के ही रकबे में आता था। उस पर इतना गुस्सा कि उसकी जान लेने पर आ गई। उसे शदीद रोना आ रहा था। वो अपने कमरे में जाना चाहती थी। जाने के लिए उठी तो उसे चक्कर आने लगे। आंखों के आगे अंधेरा फैलने लगा। वो वापस सोफे पर बैठ गई। राणा साहब के रवैये से उसे सदमा हुआ था और ये तसादुम गैर मुतवक्को था। भीगी आंखों से लाउंज के दरवाजे को देखने लगी जहाँ से अभी राणा साहब बाहर गए थे। मुलाजमा ने कांपते हाथों से उसे पानी का ग्लास दिया। किरण ने एक ही घूंट में सारा पानी पी लिया। क्या राणा साहब सबके साथ ऐसा सलूक करते हैं? उसने ग्लास वापस पकड़ाते हुए कहा। जी, कभी भी अपनी जगह से बेजगह हो जाए कोई भी चीज़ तो वो आसमान सर पर उठा लेते हैं। वैसे ही उनकी इजाज़त के बगैर यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अगर आप मुझे बता देती तो मैं आपको आगाह कर देती, उसने अफसुर्दगी से कहा। उसका निज़ाम तनफ़ुस थोड़ा नॉर्मल हुआ तो वो लड़खड़ाते कदमों से चलती अपने कमरे में आई।